जी ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल क्लियर है, ये बताइए ना। जी सर क्लियर है। अच्छा, आ रहा है तो मुझे। आज का हमारा टॉपिक होगा इन प्रायोरिटी एनकोडर। तो उससे पहले हम एनकोडर डिज़ाइन कर चुके हैं और थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं कि एनकोडर किस तरह से काम करते हैं, ताकि हम प्रायोरिटी एनकोडर की तरफ आए। अगर आप एनकोडर की बात करें और लास्ट टाइम आई थिंक हमने 8 to 3 लाइन्स किया था। तो ये आपकी लाइंस बन रही हैं D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7। और आप इसको कह सकते हैं X, Y एंड Z। तो एनकोडिंग ये आप कह सकते हैं एनकोडर, सिंपल एनकोडर। आप इधर से रिक्वेस्ट क्या आएगी, एक टाइम पे अगर एक रिसोर्स रिक्वेस्ट करती है, इनको आप रिसोर्सेज ले लें, या वो जो मैंने टेलीफोन की एग्जांपल आपको दी थी प्रीवियस लेक्चर में, इसकी कंप्लीट डिटेल है। अगर इनमें से कोई एक लाइन 1 होती है, सपोज D4, D0, D1, D2, D3, D4 पे मैं 1 दे रहा हूं। अगर ये 1 होती है तो बाकी सारी जीरोस होनी चाहिए। एनकोडिंग का अगर एक्चुअल प्रोसेस आप देखें, बाकी सारी अगर जीरोस हैं तो आपका एक्स वाई जी पे क्या डेटा आएगा, 4 पे 1 है, इधर क्या डेटा आएगा, यहां आएगा 4 का, ये जो 4 है 100 सर। इसका बाइनरी करेंगे, गुड, 100। अभी सिर्फ एनकोडिंग देख लें, हम उसको एग्जांपल के साथ अभी रिलेट नहीं करते। तो इस 1 और ये सारे अगर जीरोस हों तो आपके पास इधर आएगा 100। और अगर इनमें से D6 1 हो और बाकी सारे जीरोस हो तो फिर क्या आएगा, 110। 110। आई थिंक आपको एनकोडिंग के प्रोसेस का पता चल गया। इसको मैं अगर टेलीफोन लाइन के हिसाब से लूं तो ये 1 मीन्स ये पता करना है कि वो कौन सा नंबर डायल हुआ था जब इस पे वैल्यू हुई थी, राइट। तो ये था आपका एनकोडिंग। और प्रायोरिटी एनकोडिंग क्या होती है, जो आज का लेक्चर है। आज का लेक्चर है हम इनकी ना प्रायोरिटी सेट कर देंगे। जब आप प्रायोरिटी सेट कर देंगे तो जिसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होगी, अगर वो रिक्वेस्ट कर देता है तो दूसरे किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जाएगी। तो मैं जरा इधर जिनके 8 लाइन्स हैं, 8 to 3 लाइन्स हम बना रहे हैं, तो मैं जरा इसको स्मॉल स्केल में बनाता हूँ कि प्रायोरिटी के लिए डिजाइनिंग के लिए थोड़ा सा 8 to 3 लाइन्स मुश्किल हो जाएगा। 4 to कितनी लाइंस बननी चाहिए, अगर मैं इससे जरा हाफ साइज का एनकोडर बनाना चाह रहा हूँ, तो ये 2 8 to सर। 3, 4 to 2। 2। तो हम कर रहे ये होते हैं 8 to 3 लाइंस। ये थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, अभी लाइट आ जाती है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं अगर लाइट थोड़ी देर तक रहती है। जी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर आ रही। अभी आप देखें, मैं बात कर रहा था कि मैं स्मॉल स्केल में अगर बनाना चाहूँ तो ये मैंने 4 लाइंस ली और आउटपुट लाइंस होंगी 2। ये वी वैलिड और इनवैलिड के लिए यूज होगा, अभी थोड़ी देर में हम इसको भी डिस्कस करते हैं। तो ये 4 लाइंस अगर हैं तो एनकोडिंग आपको पता है। हम अब देखते हैं कि प्रायोरिटी एनकोडिंग क्या होती है। मैं इसमें सपोज कर लेता हूं कि मैंने प्रायोरिटी इस तरह से सेट की हुई है कि D3 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, D2 की उसके बाद, और D1 देन D0।
तो फर्ज करें ये 4, हम एज्यूम कर लेते हैं ये 4 कंप्यूटर्स हैं। एक बॉस का कंप्यूटर है, ये सब मैंने D3 हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, और एक उस ऑर्गेनाइजेशन में बॉस के अंडर मैनेजर्स आते हैं, तो एक मैनेजर का एज्यूम कर लेते हैं, ये उसका कंप्यूटर है। और एक आप कह लें कि मैनेजर से नीचे कोई असिस्टेंट मैनेजर और एक कोई क्लर्क आप ले लेते हैं। तो 4 कंप्यूटर्स हैं, उनमें से प्रायोरिटी आप दे रहे हैं बॉस को। तो बॉस को प्रायोरिटी देने का मतलब है आप इस जब टेबल बनाएंगे इसको आप 1 कर दें, और दूसरे तमाम, अगर ये एक्सेस नहीं है, एक्चुअली ये डेटा है, तो ये डेटा किस फॉर्म में है? एक्स का मतलब होता है 0 और 1, इसका भी मतलब होता है 0 और 1, मींस 0 0 0 1। ये कॉम्बिनेशन, ये कितने कॉम्बिनेशंस को हैंडल कर रहा है जरा नोट कीजिएगा। इसको मैं 1 करता हूं, 8, वेरी गुड। इधर पॉसिबल ऑप्शंस है 0 0 0, 3 एक्सेस है, मींस 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 और 1 0 0 1 0 1। 1 0 ऑल पॉसिबल ऑप्शंस इसकी आएंगी, इधर आएंगी 8 और ये 1 फिक्स है। इट मींस यहाँ ये कहा जा रहा है, अगर उन सारी ऑप्शंस को आप अगर देखें, मैं इधर अगर बना दूं इन ऑप्शंस को, ये स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं आपको? जरा उधर से देखते हैं, स्टॉप करता हूँ शेयरिंग। जी सर, आ रहा है सर जी, अभी हम करना ये चाह रहे हैं कि आपके पास स्मॉल स्केल का जरा बना लेते हैं एनकोडर, और इसको प्रायोरिटी एनकोडर बनाते हैं। तो मेरे पास लाइंस 8 की बजाय मैं ले लेता हूं 4, और इसको आप कह लें D0, D1, D2, D3, और इधर लाइंस ले लें 2 X और Y, और एक लाइन हम एक सेपरेट पर्पस के लिए रख लेते हैं, उसको मैं V कह देता हूं, V फॉर वैलिड। अब मैं अभी बात ये कर रहा था, हाईएस्ट प्रायोरिटी आप इसको दे रहे हैं, इसको, और प्रायोरिटी हाईएस्ट से इस तरफ जा रही है। स्कीम समझ आ गई? जी बताइएगा। हाईएस्ट प्रायोरिटी D3 को दिया। D3 पर, तो ये प्रायोरिटी मैं इस तरह से लिख रहा हूं, हाईएस्ट इस डायरेक्शन में जा रही है, ये हाईएस्ट है, ये उससे कम, ये उससे कम, ये और इससे कम। अब प्रायोरिटी एनकोडर क्या कर रहा है, अगर ये रिक्वेस्ट करे, इनकी रिक्वेस्ट की कोई हैसियत नहीं है, ये 0 0 0 भी हो सकती है, इधर फिलहाल हम एक्सेस की फॉर्म में लिख लेते हैं, राइट। और इधर मैं टेबल में बता देता हूं, इसकी बात कर रहा हूं। एक्चुअली ये आपके पास जो ऑप्शंस हैं, इनको अगर हम एक्सप्लोर करें, मैं जरा इधर साफ, इसका मतलब है 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0, ये 3 एक्सिस को 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ये 1 है, ये फिक्स है। इसका मतलब है अगर ये रिक्वेस्ट करता है, ये रिसोर्स तीनों रिक्वेस्ट नहीं करते, फिर भी कंट्रोल किसको मिलेगा? D3 को। अगर D3 ने रिक्वेस्ट कर ली, D2 भी रिक्वेस्ट कर रहा है, इन दोनों ने रिक्वेस्ट नहीं की, फिर भी किसको एंटरटेन किया जाएगा? D3 को। 1 ये एक रिक्वेस्ट, यानी ये रिक्वेस्ट करे, ये रिक्वेस्ट करे, D2 रिक्वेस्ट करे, D1 रिक्वेस्ट करे,
या ये D1 D2 रिक्वेस्ट करे या D0, जितने भी लोग हैं ये एट अ टाइम तीनों रिक्वेस्ट करें, फिर भी आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी लिंक में D3 की है, इसका मतलब है इसके लिए ही इसी को एंटरटेन किया जाएगा। तो इस एक सिंगल सिर्फ टेबल में सिंप्लीफाइड में लिखने के लिए, स्पेस बचाने के लिए इस कॉम्बिनेशन को इस तरह से लिखा गया है कि अगर ये रिक्वेस्ट करे या ना करे, ऑल पॉसिबल ऑप्शंस आपके सामने हैं। इनकी रिक्वेस्ट के और पॉसिबल ऑप्शंस ये हो सकती थी, तीनों रिक्वेस्ट ना करे, ये रिक्वेस्ट करे, ये मिडल वाला करे, ये दो करे, ये नहीं करे, ये करे रिक्वेस्ट, और पॉसिबल रिक्वेस्ट के ऑप्शन कोई भी ऑप्शन हो। लेकिन अगर इसने रिक्वेस्ट कर ली तो एंटरटेन किसको किया जाएगा? D3 को। मीन एनकोडिंग क्या करेगी? 1। अगर इधर 1 है D3, इधर क्या रिटर्न होगा? जिसको एंटरटेन अभी आपने 8 to 3 लाइन्स में कहा था, मैंने D4 पे 1 किया था, तो आपने किसका बाइनरी इक्विवेलेंट दिया था? 4 का। अब D3 एक्टिव है, इनकी रिक्वेस्ट की कोई हैसियत नहीं, D3 रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब D3 किया जाएगा 1-1 सर। 1-1, वेरी गुड। तो इट मींस ये वो चीज है जो रिक्वेस्ट कर रही है उसको एंटरटेन करना है, और ये 1-1 आप समझ सकते हैं। D3 ने अगर रिक्वेस्ट की है तो 1-1 का मतलब है कि ये D3 वाले कंप्यूटर को ही प्रिंटर असाइन करेगा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी कि अगर 4 कंप्यूटर्स हैं, बॉस का कंप्यूटर रिक्वेस्ट करता है तो ये 1 बॉस के कंप्यूटर की रिक्वेस्ट है, प्रिंटिंग की रिक्वेस्ट। और कॉमन प्रिंटर अगर उन सबको असाइन किया गया है और बॉस ने रिक्वेस्ट करने का मतलब है बॉस के कंप्यूटर से 1 आया प्रिंटर की रिक्वेस्ट, दूसरे कंप्यूटर से, तीनों कंप्यूटर से अगर वो भी साइमल्टेनियसली रिक्वेस्ट भेजते हैं तीनों, या कोई 2 भेजता है या कोई 1 भेजता है, उनकी रिक्वेस्ट की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि एनकोडर ने डिसाइड करना है प्रिंटर किसको देना है। तो यहाँ पे D3 1 मीन उसने देखा कि D3 ने, बॉस ने रिक्वेस्ट की है, तो उसने एनकोड करके वही नंबर दिया 1-1 बॉस वाला, तो ये 1-1 उसको रिसोर्स दे देगा। मैं अभी आज अगर टाइम पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है, मैं जल्दी से इसको डिजाइन कर लेता हूं, तो मैं आज वो पूरी रिक्वेस्ट का मैकेनिज्म आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे बॉस के कंप्यूटर को प्रिंटर की एक्सेस मिलेगी। तो इसमें अभी जस्ट हम एनकोडिंग कर रहे हैं, बाद में डिकोडर इन्वॉल्व करके कंप्लीट मैकेनिज्म मैं बनाऊंगा। तो अभी देखें, जस्ट हमने ये देखना है इस 1 पे हमें क्या मिले? 1-1। अब अगर फर्ज करें ये 8 कॉम्बिनेशंस तो हैंडल हो गए इसके, अब दूसरा पॉसिबल ऑप्शन क्या हो सकती है? ये अगर रिक्वेस्ट ना करे, पहले था रिक्वेस्ट करे, उसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने एड्रेस कर लिए कि उस केस में क्या होगा। जरा आप टेबल में आके भी देख सकते हो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं साथ साथ जी, आपको नजर आया 1, और ये अगर रिक्वेस्ट ना करे तो आपका XY क्या है? 1-1। इसको हमें डिजाइन करना है। यहां तक समझ आ गया? यस सर। जी, हमने भी इसको सिर्फ कवर किया है और अभी वैलिड को हम बाद में देखेंगे। अब वापस आते हैं कि अगर ये रिक्वेस्ट ना करे, क्योंकि रिक्वेस्ट के सारी पॉसिबल ऑप्शंस इसकी रिक्वेस्ट की हमने कवर कर ली है, रिमेनिंग क्या होगा? ये रिक्वेस्ट ना करे और ये रिक्वेस्ट करे, और ये रिक्वेस्ट करें या ना करें। तो पॉसिबल ऑप्शन स्टॉप शेयर करके वापस आते हैं इधर। अगली पॉसिबल ऑप्शंस तो ऑप्शन क्या बनेगी? ये जरूरी है कि ये रिक्वेस्ट ना करे, क्यों? वो हम एंटरटेन कर चुके हैं, उसको टेबल के अंदर लेके आ गए हैं। अब ये रिक्वेस्ट नहीं करता तो ये करता है। जैसे D2 रिक्वेस्ट करे तो D2 की जो प्रायोरिटी है वो सेकंड है, और D2 को कंट्रोल दिया जाना चाहिए। क्यों? D3 जो उससे हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसने रिक्वेस्ट नहीं की, तो इट मींस ऑफ है, उसकी तरफ से रिक्वेस्ट ना आने का मतलब है 0 उधर मौजूद है। D2 ने रिक्वेस्ट कर दी, अब D2 ने रिक्वेस्ट कर दी तो दूसरे D1 और D0 अगर वो भी रिक्वेस्ट करते हैं तो उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये पॉसिबल ऑप्शंस टेबल की क्या बनती हैं?
ये फिक्स है, इसकी 4 बनती है। 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1, टेस्ट है, और इधर फिक्स्ड फॉर्म। ये फिक्स। ठीक है, इस केस को इस एक लाइन में इन 4 को एक लाइन में डिस्क्राइब किया जा सकता है। इस केस में आपका एक्स वाई क्या होगा? इस केस में मींस अगर ये रिक्वेस्ट करता है, ये नहीं करता, ये करे या ना करे, आपको इधर क्या 1 मिलेगा? 0 1 0 सर। 1 0, गुड। तो आपका इधर आएगा 1 0। तो इस 1 0 का मतलब है वो जो कंप्यूटर नंबर 2, आप ऐसे कर लें कि उसको कंट्रोल दिया जाना चाहिए। तो अभी आप इधर आके देख लें, सॉरी बोर्ड की तरफ स्क्रीन शेयर करते हैं जी। 1, अगर इसने रिक्वेस्ट की और इसने नहीं की, ये करें या ना करें, तो इधर क्या आना चाहिए? 1 0। पॉइंट क्लियर? यस सर, क्लियर। नेक्स्ट हम इसकी बात कर लेते हैं कि अगर ये भी रिक्वेस्ट ना करे, ये वाला ये भी रिक्वेस्ट ना करे, D1 की रिक्वेस्ट उस वक्त एंटरटेन की जाएगी जब उससे हायर प्रायोरिटी रिक्वेस्ट ना करे। ये दोनों, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये करे ना करे। तो इस केस में अगर आप देखते हैं, ये कॉम्बिनेशन ये बनता है, इसने रिक्वेस्ट की और इसकी गुड लक है कि इन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की। ये रिक्वेस्ट करे या ना करे, एक्स वाई क्या होगा? ये रिक्वेस्ट 0 करता है 1 0 1 0 1। 0 1। तो इस केस में आपका ये रिजल्ट आएगा। मीन वो जो कंप्यूटर से, अभी मैं इसकी फाइनल डायग्राम बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये 0 1 किस तरह से हेल्प करेगा उसकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने के लिए। वो मैं एक डायग्राम लास्ट पे, मुझे जब लेक्चर में आपके 10 मिनट्स रह जाए तो मुझे आपने रिमाइंड करवाना है, क्योंकि उस ड्राइंग के लिए 10 मिनट्स लगेंगे। फिर आपको एक कंप्लीट रिक्वेस्ट रिसोर्स को एंटरटेन करने का मैकेनिज्म समझ आ जाएगी, और प्रायोरिटी एनकोडर भी समझ आ जाएगी। इसके साथ प्रायोरिटी एनकोडर और डिकोडर का मिक्स यूज भी आपको पता चल जाएगा। तो एक आप देख सकेंगे कि इसको किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। फिलहाल हम प्रायोरिटी एनकोडर को डिजाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट कौन सी पॉसिबल ऑप्शन रह जाती है? अगर इसको तब ये रिक्वेस्ट करता है और ये नहीं करता, ये कितने कॉम्बिनेशन है? एक ही कॉम्बिनेशन है। तो इस केस में अगर ये रिक्वेस्ट करता है और ये नहीं करते, तो इधर क्या जनरेट होगा? इधर 0 0 0 0 मींस ये इस केस में इसको एंटरटेन किया जाएगा। अब इस केस में जरा देखें ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा। अगर तमाम जीरोस आए, ये आपकी वैलिड इनपुट नहीं है। अगर एनकोडिंग को देखा जाए, अगर एनकोडिंग को देखा जाए कि अगर एनकोडर के ऊपर 0 0 0 आए तो आपने एनकोडिंग नहीं करनी, बल्कि अगर उधर कोई आंसर आता भी है, आए या ना आए, कुछ भी आए, वो आपका क्वेश्चन के बाद, ये आप वैलिड इनपुट इसके लिए ली हुई है कि अगर आपके पास ये इनपुट आती है तो ये ऑन हो जाए। ये सिर्फ ये बताए कि अब अदरवाइज 0 0 भी तो आपका एक एड्रेस है ना, आपकी लाइंस के ऊपर एक सिग्नल है। तो आपने 0 0 के लिए इस एनकोडर को, जो कि 4 to 2 लाइन प्रायोरिटी एनकोडर आप बना रहे हैं, तो 0 0 0 0 एनकोडिंग के लिए वैलिड इनपुट तो नहीं है। एनकोडर के लिए एक लाइन को 1 होना चाहिए, तब एनकोडिंग होगी। यानी आप ये समझ लें, कोई एक रिक्वेस्ट करेगा तो उसको एंटरटेन किया जाएगा, और एनकोडिंग के थ्रू अगर ये करना है तो 0 0 0 0 मतलब एक वक्त में एक रिक्वेस्ट जरूर होनी चाहिए। इस एनकोडिंग के लिए वो आप प्रिंटर की एग्जांपल को अगर साइड पर रखें तो एनकोडिंग के लिए देखें 0 0 0 0
0000 ये इसकी वैलिड इनपुट नहीं है। एनकोडिंग के लिए एक लाइन का 1 होना जरूरी है। तो हम इस तरह से डिजाइन करेंगे, अगर यूजर ये देता है इनपुट, ये देता है इनपुट, तो ये वैलिड बिट ऑन हो जाए। यानी इस ऑन का मतलब ये है कि, बल्कि आप ये कह लें 0 हो जाए। तो अगर ये 0 होती है, इट मींस V0 का मतलब ये है, ये जो एनकोडर है ये एनकोडिंग नहीं कर रहा, ये प्रॉपर रिजल्ट नहीं है। आपने उस वक्त लेना है अपने रिजल्ट को इधर से, अगर ये 1 हो तो हो सकता है 0 पे भी कोई ना कोई इधर इंफॉर्मेशन हो, उससे आपने वो रिसोर्स एलोकेट नहीं कर देनी। तो आपने इस मैकेनिज्म को बनाना है कि इस एनकोडिंग में 0, वैसे भी देखा जाए, मैंने आपको कहा था डिकोडर में भी आउटपुट पे एक लाइन ऑन जरूर होनी चाहिए वैलिड डिकोडिंग के लिए, और एनकोडर के लिए भी मैंने कहा था एक टाइम पे एक रिसोर्स ने जरूर एक्टिव होना है, बाकी जीरोज होनी है। ये उसकी एनकोडर की वैलिड इनपुट है। अगर कहीं से ऑल जीरोज आए तो आपने किस तरह से डिटेक्ट करना है कि ये एनकोडिंग नहीं हो रही बल्कि ये इनवैलिड कॉम्बिनेशन है एनकोडर का। उसके लिए आप एक वैलिड बिट, एक लाइन एक्स्ट्रा ले ली, एक एक्स्ट्रा लाइन ली जिसको वी कह दिया। उस वीक में अगर 0 आ जाए मींस आपके जो इधर आउटपुट एक्स वाई पे जो सिग्नल आ रहा है उसको कुछ नहीं समझना आपने, और अगर ये 1 आ जाए मींस वैलिड डिकोडिंग, वैलिड एनकोडिंग। आप इसका मतलब यही है वैलिड एनकोडिंग। 1 मीन जो इधर रिजल्ट है एनकोड होके उसके एनकोडिंग एनकोडेड रिजल्ट है, और वो रिक्वेस्ट या जो भी है वो आपकी एक वैलिड, यानी ये वैलिड आउटपुट है। आप इस तरह ले लें, V0 means this is invalid output और V1 means this is valid output. Clear है point? जी सर क्लियर है। जी, अब हम ड्राइंग की तरफ वापस आते हैं। ये देखिएगा, ये 0 0 0 पे V0 आपके X Y पे कुछ भी हो, वो डिजाइन होने के बाद पता चल जाएगा कि इधर एक्स वाई पे क्या होगा। जो भी हम डिजाइन करेंगे, कुछ भी अगर हो वो आपकी आउटपुट नहीं है। यानी आप इस ये जरा देखें, क्लासिकल डिजाइनिंग में जो हम करते थे उस वक्त आउटपुट पे एक्स हमारी डोंट केयर टर्म्स होती थी। तो इधर थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है, इन एक्सेस को समझना बहुत जरूरी है। ये भी डोंट केयर ही है एक तरह से, लेकिन इसको ग्रुपिंग के अंदर नहीं लेके आना। क्यों? इस x का मतलब है अगर V0 है, ये V0 है, अगर V0 है मींस x और y पे कोई भी सिग्नल है वो आपका इनवैलिड आउटपुट है, उसको एंटरटेन नहीं करना। तो ये मतलब है। तो इस तरह एक्सेस प्लेस कर दें आप। बाकी आपकी ये एक पॉसिबिलिटी आपकी आ गई, ये रिक्वेस्ट 1 0 0 0, और आपको पता है कि ये तमाम अगर रिक्वेस्ट ना करें, अभी हमने देख ली है, ये रिक्वेस्ट करे तो किसको एंटरटेन किया जाएगा? 0 0 0 सॉरी 0 0 को, क्योंकि D0 रिक्वेस्ट कर रही है और इसी ये डेसिमल इसका बाइनरी इक्विवेलेंट 0 0 इधर प्लेस करेंगे। अगर ये रिक्वेस्ट करे, ये ना ये करे या ना करे, और ये ना करे तो इट मींस इसकी टर्न बनती है 0 1। ये रिक्वेस्ट करे, अगर ये नहीं करता तो इसकी टर्न बनती है, इसकी कोई हैसियत नहीं 2 1 0। ये रिक्वेस्ट करे तो हर हाल में इसी को ही दिया जाएगा कंट्रोल। आई थिंक टेबल आपको समझ आ रही होगी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बताइए। सर ये X100 वाली एक बार दोबारा बता दें। कौन सी? दोबारा से पूछें। X100 X1 00 सर जिसमें D1 की प्रायोरिटी है वो कह रहा है। जिसमें किस कौन सा देखें आप? क्या D1 की प्रायोरिटी हाई है। D1 की सर D1 की। अभी देखिए वही बात हो रही थी, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये टर्न है उनकी। अगर ये अपनी टर्न नहीं लेना चाह रहा, ये भी नहीं लेना चाह रहा, तो फिर तो इसका हक बनता है ना कि इसको टर्न मिले, राइट? सर, लेकिन सर इसकी दो कंडीशंस भी तो हो सकती हैं। ये X की जगह 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है।
ये वाला, हाँ वो बात कर रहा हूँ। उसका मतलब है डी नॉट अगर रिक्वेस्ट नहीं करता फिर भी इसको एंटरटेन करना है, तो वो रिक्वेस्ट करता है फिर भी इसको एंटरटेन करना है, क्योंकि डी नॉट की कोई हैसियत नहीं है। ये मतलब है x 0 भी हो सकता है और 1 भी। मतलब क्या, अगर डी नॉट रिक्वेस्ट करता है या नहीं करता, डी नॉट को इग्नोर किया जाएगा, D1 को ही एंटरटेन किया जाएगा। D1 का ये मतलब है। क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. कंफ्यूजन है या हो गया क्लियर? क्लियर है सर। ठीक है। और इधर देखिए, इसकी मीनिंग भी आप देख सकते हैं। इसको D2 मीन D2 को उस वक्त दिया जाएगा कंट्रोल जब ये ना करे, क्यों, इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, लेकिन ये अगर रिक्वेस्ट मांगता ही नहीं है, करता ही नहीं है, फिर तो इसको देखा जा सकता है ना D2, अब D2 की टर्न है। और उसके बाद ये जो दो हैं, ये अब रिक्वेस्ट करती हैं नहीं करती, क्योंकि इससे लेस प्रायोरिटी है, उसको देखा ही नहीं जाएगा। इसका 1 का मतलब है इसी को दिया जाएगा, प्रोवाइडेड ये रिक्वेस्ट ना करे। ये भी क्लियर हो गया पॉइंट? तो सर ये वी है, ये सिर्फ वैलिडिटी चेक करने के लिए। वी देखिए, V1 हमने उधर लिखा है जो आपकी प्रॉपर एनकोडिंग हो रही है। देखें, ये तो इनवैलिड है ना V0, ये आपकी वैलिड इनपुट्स हैं एनकोडिंग के लिए। एक वक्त में एक ऑन होना चाहिए। ये देखें, एक होना चाहिए। प्रायोरिटी एनकोडर में एक से ज्यादा ऑन हो सकते हैं, सारे ऑफ नहीं हो सकते। सिंपल एनकोडर और प्रायोरिटी एनकोडर में क्या फर्क है? सिंपल एनकोडर में एक वक्त में एक रिक्वेस्ट आएगी, बाकी सारे नहीं करेंगे। प्रायोरिटी एनकोडर में ये आया कि एक से ज्यादा रिक्वेस्ट हो सकती हैं 1 की, तो लेकिन देना किसको है? जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, पहले उसकी रिक्वेस्ट को देखा जाएगा। अगर वो 1 नहीं है, फिर दूसरी जिसको प्रेफरेंस दे रहे हैं उसको देखा जाएगा। अगर उसने रिक्वेस्ट कर दी तो उससे जो लोअर प्रायोरिटी है, जो रिसोर्सेज है, वो करें या ना करें, उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये मीनिंग है। और आपका वैलिड कौन सा बनेगा? V1 कहां पे होगा? उन तमाम कॉम्बिनेशन में जिसमें एक एनकोडर रिक्वेस्ट कर, एटलीस्ट एक एनकोडर रिक्वेस्ट करे और मोर देन 1 एनकोडर कह रहा हूं रिसोर्सेज। एक रिसोर्स अगर रिक्वेस्ट कर रही है, एटलीस्ट 1 करनी चाहिए, उससे जायद भी कर सकती हैं। ये आपकी वैलिड एनकोडिंग, प्रायोरिटी एनकोडिंग है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। जी सर, क्लियर। सिर्फ एक ही इनपुट कॉम्बिनेशन आएगा, इनवैलिड और वही होगा। कोई भी रिक्वेस्ट अगर, कोई भी रिसोर्स अगर रिक्वेस्ट नहीं करती, एक ही चीज आ जाएगी, और वो हमने उस पर V0 कर दिया। और उस जब डिजाइन हो जाएगा तो 0 0 0 पे भी देखेंगे XY पे क्या आ रहा है, लेकिन हमने उसको एंटरटेन नहीं करना। क्यों? V0 को, V को देखकर हमने डिसाइड करना है ये हमारी वैलिड इनपुट है। यानी V1 है तो हम आंसर पिक करेंगे XY से, अगर V0 है तो हम XY से पिक नहीं करेंगे। ये मतलब ले लें आप इसको। पॉइंट क्लियर? जी यस सर। तो अब हमने इसको डिजाइन करना है। अभी देखिए, ये जो एक्सेस है, ये एक्सेस नहीं है, बल्कि ये अपने 0 0 की फॉर्म में पूरा टेबल है। 16 कॉम्बिनेशंस हैं। वो सिर्फ लेंथी टेबल होने की वजह से दिखाई नहीं गया, अदरवाइज ये आपकी कितने टोटल लाइंस हैं आपके पास, जरा देखिए। 0 0 0, ये एक लाइन है 0 0 0, और ये कितनी लाइंस हैं? 8 8 प्लस 4 12 12 प्लस 2 12 प्लस 2 14, और ये 15। तो आप कह लें 15 आपकी वैलिड इनपुट्स हैं प्रायोरिटी एनकोडर के लिए। इस टेबल में उस 15 वैलिड इनपुट्स को हमने जरा शॉर्ट करके 4 लाइंस में लिखा हुआ है 15 ही। क्लियर है पॉइंट? ये जी सर, क्लियर है। और जो 16th इनवैलिड इनपुट कॉम्बिनेशन है 0 0 0 0, वो फर्स्ट पे, उसको अलग से फर्स्ट पे लिख दिया। तो फर्स्ट 0 0 0 0 वो इनवैलिड V0 के साथ मेंशन कर दिया, और XY पे एक्सेस लगा दिए कि हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। और जो बाकी 15 बन रही है वैलिड, उनको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में 4 लाइंस में लिख दिया। ये 4 लाइंस, ये शॉर्ट फॉर्म में 4 लाइंस में। अदरवाइज आप ऐसे समझें कि अगर आप टेबल को एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाएं तो ये 16 इनपुट्स होंगी, 0 0 0 अप टू 1 1 1 1। क्लियर है पॉइंट? जी सर।
अब हमने इनके टेबल बनाने हैं और माइंड में रखें ये जो एक्सेस हैं जो इनपुट सेक्शन में है, ये इनपुट सेक्शन है, ये इनपुट सेक्शन में एक्सेस डॉट केयर नहीं है, ये सिर्फ शॉर्ट करने के लिए एक्स लिखा है, अदरवाइज उसकी ऑल पॉसिबल ऑप्शन लिख के आप पूरे 0 0 0 0 से 15 तक समझें इसको। जी सर, यानी अगर हमने के मैप बनाना है तो इसमें इंक्लूड करेंगे सारे इनपुट्स। अगर के मैप बनाने हैं तो ये प्रॉपर जीरोस के साथ है, ये एक्सेस नहीं, ये एड्रेसेस हैं, ये एड्रेसेस हैं। ठीक हो गया? मैं इधर टेबल बना ही दूं इसका, या समझ आ गई है? समझ आ गया सर। सर बना दिया। सर एक छोटा सा बना दे। एक छोटा सा बना दें, चले, बिल्कुल ठीक है। छोटा सा टेबल इस तरह से बनाते हैं। डिकोडर सर, डिकोडर का असल में टेबल बनेगा। नहीं, जरा मैं ये जो कह रहे हैं ना, हमने जिस सीक्वेंस में बनाया उसी सीक्वेंस में मैं इधर करता हूं। जी हाँ, फिर इसकी रिक्वेस्ट, जब ये रिक्वेस्ट करेगा तो इट मींस ये रिक्वेस्ट करे या ना करे, यही बनेगा ना। इन्होंने अच्छा किया, बनवा रहे हैं टेबल, जरा अब आपको समझ आ जाएगी, अब नजर आ रहा होगा। ठीक है, नजर आ रहा है? जी यस सर। सर। तो इसका टेबल फुल फॉर्म में ये बनेगा, जरा स्पेस कम है इसलिए ये कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करता, तो इसको नहीं देखना आपने। वैसे नजर आ रहा है आपको ये बिल्कुल जो कुछ लिखा जा रहा है? जी सर, आ रहा है ना। जीरो, ये जीरो बताएगी, इसको एंटरटेन नहीं करना। इस वन का मतलब है किसको एंटरटेन करना है? P0 को सर। V नॉट मीन आउटपुट जीरो होनी चाहिए, और ये V1 बताएगा ये वैलिड है। ये रिक्वेस्ट करे, बल्कि मैं तो D1 को एंटरटेन करना। इसको एक्सप्लेन करना है ना, इसको सेपरेट कर दें, दो फॉर्म में लिख लें, एक ही रिक्वेस्ट करता है और एक नहीं करता। दोनों सूरतों में किसको मिलना है कंट्रोल? D1 को सर। D1 को। यस, पॉइंट क्लियर? यस सर, दोनों वैलिड है। दोनों का मैंने बस से लिख दिया। दूसरा आपका ये आ जाएगा कि अगर ये रिक्वेस्ट करता है और ये नहीं करता, ये कितने कॉम्बिनेशंस एक्सपेंड होंगे, और इस केस में आंसर क्या होगा? पहले वो लिख देते हैं। इसका आंसर सर होगा 210। हाँ, 10, और इसकी फोर्थ मैं ले लेता हूं, ये 4 कॉम्बिनेशंस 0 0 0 1 1 0। ठीक हो गया? और इसको ठहरे, इसको कह देते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये इनपुट्स के लिए 2 को ही कंट्रोल मिलेगा, राइट? फॉलो किया जी? बताइएगा जी सर। जी। Yes, sir. नेक्स्ट आखिरी कॉम्बिनेशन था, अगर ये रिक्वेस्ट करता है तो किसको कंट्रोल मिलेगा? 1 1, राइट? और इस केस में एक्सपेंशन क्या होगी? 8 होंगे, 1 1। तो ये बन जाएगा, सबको इसी को D3 को ही कंट्रोल मिलेगा। पहले आउटपुट फिक्स कर ले, और ये बनेगा 0 0 0। तीनों रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, ये कर रहे, मिडिल वाला कर रहे, इन दोनों ने की, ऑल पॉसिबल ऑप्शन लिख रहे हैं। आई थिंक समझ आ गई होगी। जी सर, आ गया सर। और इस केस में नहीं, ये आपके वैलिड है, ये वैलिड है, और इसमें V1 होना चाहिए। ये V1 शो करेगा, V1 है तो ये वैलिड इनपुट। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपका वो सॉरी, इसमें ये भी आएगा, तो सिर्फ ये इनवैलिड रिक्वेस्ट बन गई, इसमें 0। अब इसका अगर ट्रुथ टेबल लें तो आपको मैप बनाना पड़ेगा। जरा देखिएगा, एक मैप इधर से देख लेते हैं, फिर उधर से बुक से
इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये किसके लिए मैप बना रहा हूं मैं? ये किसके लिए मैप? एक्स के लिए, एक्स कॉलम, जी सर, राइट। इसी तरह दूसरा कॉलम बनेगा वाई के लिए, फिर हम वी को देखेंगे। तो इनपुट क्या है? D0, D1, D2, D3। समझ आ रही है इस चीज की? जी सर आ रही है समझ। बिल्कुल। अब आप 0 0 0 1 1 1 1 0 ये ले लें, और इसमें ये x 0 0 x प्लेस कर दें। इस x का क्या मतलब है? ये वो है तो डोंट केयर है, तो ये डोंट केयर, लेकिन इसको डोंट केयर उस तरह से ट्रीट ना करें। इसको ये करना है, इसको अगर ये 0 हो या 1 हो, मतलब इस x का मतलब है कि ये x इधर से x का लिया जाएगा और y का भी देखा जाएगा x, वो दोनों हमारे रिजल्ट नहीं है। ये थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। तो ये x डोंट केयर जो है ये इनवैलिड इसका कॉम्बिनेशन है। जैसे ये इनवैलिड कॉम्बिनेशन है, आपने इस बॉक्स को मार्क कर दिया, ऐसे ले लीजिए। अब आप अपने रिजल्ट प्लेस कर दें। रिजल्ट कहां कहां पे है? 4 12 इधर से प्लेस करना बता देता हूं, इधर प्लेस करता हूं, फिर मैं उधर बुक की तरफ जाता हूं। देखिए 4 12 2 2 6 2 6 10 रिस्पेक्टेड बॉक्स में 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 3 5 7 9 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये चीज है, लेकिन आपने इसको अगर शॉर्ट वाइज देखें तो आप, ये मैं इधर दिखाता हूं, ये x था। अच्छा, इसने D0 D1, हमने टेबल में कुछ और चीजें, कुछ गलती की है। देखिएगा कहां पे गलती हुई है। D0 D1 D2 D3, इधर से देख लेते हैं। 8 बॉक्स 1 0 1 1, ये x है। रिजल्ट डिफरेंट, सॉरी जरा माइंड में रखिएगा, मैंने एक गलती की है। गलती क्या है? मुझे x कॉलम जिनमें 1 1 है उसको लेके आने। देखें 1 1 मैप के अंदर, आपने भी नहीं बताया। ये देखिए किसमें 1 है? ये x1 आउटपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हम कर चुके हैं मैपिंग। ये एड्रेस में 1 लेके आना है। 1 2 1 6 1 10 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 3 5 7 9 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1। क्लियर हो गया पॉइंट? बताइएगा। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करने,
और सिंप्लीफाई सेम उसी तरह से, ये आपके पास ये इनवैलिड लिखा हुआ है और बाकी आपके वंस किस में आए हैं, जिसमें ये आउटपुट 1 के कितने एक कॉम्बिनेशन से 8 ये थे और ये कितने थे 4, 8 और 4, 12 बॉक्सेस में 1 आना है। ये 1 4 बॉक्सेस में और ये 1 इन 8 बॉक्सेस में। तो ये आप देख लें टोटल 12 बॉक्सेस में 1। सेम इसी तरह अगर आप इसको देखें y को, आपको 1 चाहिए कौन से बॉक्सेस में, 2 बॉक्सेस में, 0 1 0 0 मीन बॉक्स नंबर 4 और इसको 1 ले लें 1 1 0 0 बॉक्स नंबर 12। तो 4 और 12 में ये 1 प्लेस करना है। समझ आ रही है इसकी? जी सर आ रही है समझ। जी, अब आप दूसरे टेबल को देखें तो 4 और 12 में आपने 1 1 प्लेस कर दिया। नेक्स्ट ये 1 चाहिए आपको 8 बॉक्सेस में, 0 0 0 1 0 0, ये इस तरह से जो पॉसिबल 8 थे तो क्या बनते हैं 1 1 1 3 हो जाएंगे, प्लेस कर लेंगे खुद ही। मैं अज्यूम कर लूं कि ये आपको पता चल गया इसका। जी सर। अब आपने ये 1 इसको एक्सपेंड करके लिखने हैं आप, इस शॉर्ट फॉर्म में अगर डिफिकल्टी हो रही है जैसे मैंने किया तो आपने 1 इन 2 बॉक्सेस में प्लेस करने, 1 इन 8 बॉक्सेस में, 8 प्लस 2 10 बॉक्सेस में 1s आएंगे और ये देखें 8 ये हैं और 2 ये 10 बॉक्सेस में और ये इनवैलिड। तो ये x ये y, ये टेबल जब आ जाएगा तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये अगर आप देखें ये सारे रिमूव हो जाएंगे, 0 1 D2 भी रिमूव हो जाएगा, D3 आ गया। इस ग्रुप को अगर 8 का ग्रुप ले लें तो इस केस में ये सारे रिमूव हो जाएंगे, D0 D1 और इधर 1 1 पहला सेम है दूसरा डिफरेंट है, दूसरा रिमूव हो गया और पहला क्या था D2, तो D3 रिमूव हो जाएगा तो ये आ जाएगा D2। तो ये दोनों ग्रुप्स का सम, ये आम जिस तरह से आप मैपिंग में किया करते थे। क्लियर है पॉइंट? जी सर क्लियर है। और इधर इस ग्रुप को अगर आप लिखते हो तो सिंगल आएगा, D0 D1 रिमूव, D2 भी रिमूव, 1 1 D3 लिखा जाएगा और ये 4 का ग्रुप बनेगा। 4 में एक आ जाएगा D1, ये D0 रिमूव हो जाएगा और इधर आएगा D2 डैश, D3 रिमूव हो जाएगा। ये आपके पास तो दोनों ग्रुप्स का सम ले लिया। ओके जी सर क्लियर है। ओके। अब आपने सिर्फ इसमें ये था, सिर्फ इसका टेबल बनाना ही आर्ट वर्क है कि आपने 0 0 0 पे V0 रखना है और यहां एक्सेस प्लेस कर देनी है और बाकी में ये देखना है कि 0 0 किसको मिलेगा और 0 1 किन इम्पॉसिबल इनपुट्स को एक से ज्यादा को मिलेगा, किसको 1 0। ये जब बना लिया बाकी x और y के लिए ये तो अपना क्लासिकल मेथड ही है कि आप मैप बनाएं x के लिए, 1 जिन इनपुट कॉम्बिनेशंस पे है इधर से देख के उनमें 1 प्लेस कर दें, जिन इनपुट कॉम्बिनेशंस ये हैं इधर 1 प्लेस कर दें, तो x का मैप सिंप्लीफाइड वर्जन। फिर आप इस 1 को किन स्मॉल बॉक्सेस में लिखना है, ये 2 बॉक्सेस में, ये 0 और 1 के साथ। ये 1 कहाँ लिखना है, इन 8 बॉक्सेस में, और उसको सिंप्लीफाई करके y निकाल लेना है। जहां तक v है, ये v, तो v1 किस में है, इस 0 0 0 के अलावा बाकी सब में v1 है, ऐसी है ना, राइट? यस सर। अच्छा, अब इनका कॉमन सर्किट कैसे बनेगा, ये देखिएगा। आपका x क्या है, D2 प्लस D3, तो इनपुट्स क्या है D0 D1 D2 D3, और आपका x क्या है D2 प्लस D3, और गेट लगेगा D2 और D3 में। x को देखें D2 D3 की ऑरिंग, ये आपका x मिल गया। y को देखें D3 डायरेक्ट ले लें, D1 और D2 नॉट का एक एंड गेट लें और उनकी ऑरिंग कर लें। ये देखें D3 डायरेक्ट
ये देखें D3 डायरेक्ट और गेट बनाना है इनका, और D1 और D0 का एंड गेट, D1 D2 का नॉट एंड गेट, और इस एंड गेट के दोनों को मिला के इन दोनों की और क्लियर है पॉइंट? ओके ये सर क्लियर है। और वी क्या है आपका? वी आपका है कि आपके अगर इसको इंप्लीमेंट करना है तो 15 कॉम्बिनेशंस को आपने वी करना है, तो उसको भी उसी तरह डिजाइन कर लें आप। सर वाई की तरह ही कर लेंगे ना ये आप? जी सर हो जाएगा। इस एक के अलावा सारे वंस हैं और उसकी मैपिंग करके आप उससे ये निकाल लें, तो सर ये इसमें एक्स्ट्रा D2 भी आ जाएगा साथ। अब आप देखें, अब वो मेरा जो पहला था ना कि अब मैं आपको मैपिंग करके इसका ना पहले एनकोडिंग डिजाइन कर लिया, उसको देखूं प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। ये करवाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा प्रायोरिटी एनकोडर और डिकोडर को मिला के ये जो रिसोर्स एलोकेशन वाली कॉमन रिसोर्स को कैसे एलोकेट करना है उसकी डायग्राम बना के आपको वाइंड अप कर दूंगा। ये बुक के अंदर नहीं है, इधर ही अंडरस्टैंड करनी है आपने। तो अभी सिर्फ देख लेते हैं कि ये डिजाइन हम कर चुके हैं, ये किस तरह से वर्क करेगा। जी आज का टॉपिक ज्यादा है इसलिए जरा थोड़ा सा मैं जल्दी में इसको वाइंड अप कर रहा हूं, क्योंकि मैं वो डायग्राम आज ही इसी लेक्चर में आपको बताना चाह रहा हूं। ये देखें, अगर ये सारी की सारी जीरोस हो, ये क्या होगा बताइएगा? ये सारी जीरोस हैं, वी क्या होगा? इनवैलिड। वी जीरो आएगा, यानी आपने डिजाइन इस तरह से किया है कि ये वी जीरो आएगा, तो इट मींस ये जीरो आएगा। तो इस वक्त एक्स और वाई में देख सकते हैं क्या होगा। जो कुछ भी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इनवैलिड है, यहां तक ही काफी है। आप वैसे सर्किट में देख सकते हो ये जीरो है, ये भी जीरो है, ये जीरोस एक्स भी, वैसे वो दोनों जीरोस आ रहे हैं। देखिए बात सुनिए, ये दोनों जीरो आ रहे हैं और दोनों जीरो किस रिसोर्स की रिक्वेस्ट है जरा गौर करें। ये दोनों अगर एक्स और वाई जीरो हो, अगर वैलिड होता तो किसको मिलनी थी रिसोर्स? डी नॉट। एक्स जीरो वाई जीरो मतलब डी नॉट की रिक्वेस्ट है ना जिसको एंटरटेन करना है, राइट? लेकिन क्योंकि जीरो किसी ने भी रिक्वेस्ट नहीं की और फिर भी एक्स और वाई जीरो जीरो आ रहे हैं, तो इस जीरो जीरो को ना ही समझें, इसको कंसिडर नहीं करना, इनवैलिड समझना। इनवैलिड। मैं आपको टेबल से दिखा सकता हूं, कंफ्यूजन कहां से आनी थी। ये देखें, इस 000 पे भी ये क्या आ रहे हैं? 00। और ये अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे, उसमें भी 00 आ रहे हैं। तो ये वैलिड है, ये इनवैलिड है, तो आंसर सेम आ रहा है। 00 इधर भी 00 आ रहा है। तो आपने अगर ये 0 है तो इसको एंटरटेन नहीं करना है 00। मेरे ख्याल में पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जी सर क्लियर। बाकी V1 है तो बिस्मिल्लाह करें, जो भी इधर आंसर है वो समझने वैलिड आंसर है। आई थिंक क्लियर हो गया आपको? जी सर क्लियर। तो अगर अब ये क्लियर हो गया तो ये प्रॉपर आपका प्रायोरिटी एनकोडर वर्क कर रहा है। 000 पे ये 0 आएगा, जहां जो भी कुछ आए आप इसको डिस्कार्ड कर दें। उसके अलावा ये प्रॉपर एनकोडर वर्क कर रहा है। ये अगर रिक्वेस्ट करता है ये करें या ना करें, इधर 1 1 आएगा। ये D2 अगर रिक्वेस्ट करता है और ये नहीं करता, ये करें या ना करें, इधर x1 और y0 आएगा। 1 0 x पहले आता है, y बाद में आता है। अगर D1 रिक्वेस्ट करता है, D2 और D3 नहीं करते, 0 0 है, ये करे या ना करे, यहाँ पे 0 1 मिलेगा, 0 1। और अगर ये रिक्वेस्ट करता है ये तीनों ना करें तो इधर मिलेगा 0 0। इन सारे केसेस में ये V1 1 होगा। ये हमें बताएगा हमें इधर से रिजल्ट हमारा वैलिड है या इनवैलिड। आई होप आपने आज का लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा। जी सर अंडरस्टूड। अब हम इसकी मैं ये जो प्रायोरिटी एनकोडर एनकोडिंग और डिकोडिंग से एक छोटी सी
एप्लीकेशन अपने तौर पे डिजाइन करके मैंने कहीं स्टूडेंट लाइफ में ये किया हुआ था कहीं वर्क, लेकिन वो मुझे डायग्राम नहीं मिली, तो मैंने अपनी मेमोरी को थोड़ा सा रिकॉल करके जो थोड़ा सा स्केच बनाया, आपको समझ आ जाएगी ये डिकोडिंग और एनकोडिंग कैसे वर्क करती है। तो मैं एक रफ सा स्केच बनाऊंगा क्योंकि वो डायग्राम मुझे नहीं मिली जो मैंने स्टूडेंट लाइफ में की हुई है। हमारे पास 13 मिनट्स हैं और अटेंडेंस आज क्योंकि मीटिंग है उस वजह से अटेंडेंस को भी हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो मेरे पास सारा टाइम इस थोड़ी सी प्रपोजल कह रहा हूँ, ये जो आपको वर्किंग नजर आएगी कि ये रियल लाइफ में प्रायोरिटी एनकोडर और डिकोडर कैसे वर्क करते हैं। तो एक ही एप्लीकेशन के अंदर हम इसको यूज करने लगे। तो मैं सपोज कर रहा हूँ डायग्राम हो सकता है नीटा बने, लेकिन आप मैं डिफरेंट कलर्स के साथ करूंगा, हो सकता है आपके लिए अंडरस्टैंडेबल। तो इधर टाइटल दे देते हैं, यूज ऑफ प्रायोरिटी एनकोडर एंड डिकोडर। ये टाइटल मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। आप मैं वही बॉस का कंप्यूटर, मैनेजर का, सिस्टम मैनेजर का और क्लर्क का वही कंप्यूटर से ले लेते हैं, तो ब्लॉक बनाते हैं जो रिक्वेस्ट करेंगे। डायग्राम जितनी नीट होगी उतना ही ज्यादा समझ आएगी, इसलिए मैं जरा कोशिश करूंगा शुरू में ही नीट हो। और ये बुक में नहीं है, इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लें, अगर समझ आ जाती है तो ये गिफ्ट है। अगर समझ आ जाए तो गिफ्ट है, नहीं समझ आए तो फेंक दें। जी आप ये समझ लें ये D3 कंप्यूटर है, ये मैंने किसी बुक से पढ़ी हुई है, मुझे बुक का रेफरेंस नहीं पता, मैंने बहुत ढूंढा मुझे मिला नहीं। उसमें ये प्रॉब्लम था, ये आई थिंक ये मल्टी प्रोसेसर से और कॉमन बस थी। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का टीचर हो सकता है ये चीजें आपको बता दें, फ्यूचर में आपका ये सब्जेक्ट आएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। उसमें ये थी मल्टी प्रोसेसर से ये और कॉमन बस थी, और डिकोडिंग और एनकोडिंग के जरिए आपने उन प्रोसेसर्स को उस बस का कंट्रोल देना था। तो एक टाइम पे एक ही को कंट्रोल देना था मल्टी प्रोसेसर को, जो या सीपीयू कह लें जो भी था। तो वो असल में मेमोरी की एक्सेस चाह रहा था, तो मेमोरी को कॉमन बस के जरिए अटैच किया हुआ था। मुझे इतना याद है, मुझे बुक से कहीं से मिली नहीं ये एग्जांपल। तो मैंने इसको अपने तौर पे रीडिफाइन कर लिया, मैंने उसको कंप्यूटर्स और प्रिंटर की एक्सेस कर ली। जहां पे वो था उसको मेमोरी की एक्सेस देना, मैंने उसकी जगह प्रिंटर इन्वॉल्व कर दिया ताकि और रियलिस्टिक बन जाए आपके लिए, क्योंकि अभी आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा। तो जहां था मैंने प्रिंटर इन्वॉल्व कर दिया मेमोरी की एक्सेस में, और उधर सीपीयूज थे मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में, मल्टीपल सीपीयूज, वहां पे मैंने कंप्यूटर्स इन्वॉल्व कर दिए, बॉस, मैनेजर और क्लाइंट का, सॉरी क्लर्क का। और जहां पे बस है अभी भी वो कॉमन बस हम वही लेंगे कि वो अटैच होगी प्रिंटर के साथ, तो एक वक्त में एक कंप्यूटर को वो प्रिंटर की एक्सेस मिल जाएगी। तो इस तरह से मैंने उसको थोड़ा सा रीडिफाइन कर लिया, ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला, तो मैंने कहा आप तक मैसेज चला जाएगा कि प्रायोरिटी एनकोडिंग और डिकोडिंग इस तरह की छोटी सी एग्जांपल में मैप हो जाएगी। तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा कि ये चीजें जो मैंने आपको करवाई इसका यूज भी आपको पता चल गया कैसे, और डिफरेंट यूजेस भी हो सकते हैं। एक सिनेरियो हम ये बनाने लगे D3। सर हम इसे डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी कहेंगे ना फिर? बिल्कुल नहीं, अभी आप इसको पूछना है वो जो था वो जो मैंने पहले सिनेरियो बताया वो मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट, तो उसमें थी कि मेमोरी की एक कॉमन बस के साथ
मेमोरी की एक्सेस एक सीपीयू को मिलेगी, सीपीयू 1, सीपीयू 2, सीपीयू 3, सीपीयू 4, 4 प्रोसेस सीपीयू है, उन्होंने मेमोरी की एक्सेस लेनी है, तो मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट की वो एग्जांपल थी। जी सर, ये तो मल्टी प्रोसेसिंग में वो जब आप नेटवर्क बनाते हैं तो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी यूज होती है। हाँ, तो आप ये कह सकते हैं। दूसरा, मैं उसको एक कंप्यूटर्स और प्रिंटर की रिक्वेस्ट बना रहा हूँ, क्योंकि हमने देखना है कि एनकोडिंग और डिकोडिंग आप वो जो आज हमने की है वो आपको समझ आए, राइट? यस सर। ये आपके पास प्रोसेसर्स हैं, सॉरी कंप्यूटर्स हैं। ये रिक्वेस्ट ग्रीन नजर आ रहा है जी? Yes, sir. ये एक लाइन है जहां से रिक्वेस्ट आई। ये रिक्वेस्ट लाइन है, और आप ये समझ लें कि यहां डिकोडिंग एंड कोडिंग होनी है। पहले मैं प्रायोरिटी एनकोडर लेता हूं, क्योंकि 4 है। ये इनपुट इधर से है और आउटपुट क्या होगी 2। अभी वैलिड इनपुट को इन्वॉल्व नहीं करते, वो आपको समझ आ गई है, वो आप देख लीजिएगा। ये आएगा 4 2 2 लाइन प्रायोरिटी एनकोडर। और ये जो रिक्वेस्ट है इसको रेड कर लेते हैं। इसकी रिक्वेस्ट आएगी, बल्कि मैं अगर डिकोडर भी बना रहा हूं, इस इनपुट इधर आएगी, ये आउटपुट है, यहां एक डिकोडर लगा हुआ है, इसको 2 लाइंस मिल रही हैं, तो 2 2 4 इस साइज का डिकोडर है, और इधर 4 लाइंस आएंगी। और ये रिक्वेस्ट है, और यहां हम रख लेते हैं एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेज, जिसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी या परमिशन ये कह रहे हैं आप, तो ये प्रिंटर है। जैसे भी बनते हैं, ये कॉमन बस के साथ अटैच है, और ये अटैच है इनके साथ, सॉरी यहां पे परमिशन दी जाएगी, पी ले लें, परमिशन ग्रांटेड। ये मैं ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम का टीचर हूं, ना मेमोरी मैनेजमेंट, ना कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जस्ट एक सिनेरियो है जिसको सिर्फ आपको डिकोड एनकोडिंग और डिकोडिंग एक ही टाइम पे सिखाना है। इसलिए बस एक रफ इसको ऐसा ये इसके साथ अटैच कर दें। ये और एक्नॉलेजमेंट आप
इसको मैं ग्रीन ले लेता हूं। और रिक्वेस्ट को मैं ले लेता हूं ये जब रिक्वेस्ट करेगा ये रिक्वेस्ट करेगा नीचे ये लाइन नजर आ रही है यहां तक आपको? और ये रिक्वेस्ट करेगा देखिए अब जरा मैकेनिज्म देखिएगा, मुझे बताइएगा ये अगर रिक्वेस्ट करता है राइट, ये भी रिक्वेस्ट करता है, ये सारे रिक्वेस्ट करते हैं, किस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करना चाहिए? सर D3 वाले को, D3 वाले को, D3 को, यानी एक्नॉलेजमेंट जहां पे आएगी, जहां पे एक्नॉलेजमेंट 1 आएगी मींस वो एंटरटेन होगी, यानी प्रिंटर की एक्सेस एक्नॉलेजमेंट 1 से रिलेट है। अब जरा देखिएगा इसने रिक्वेस्ट की और इन सब सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा ये एनकोडर प्रायोरिटी एनकोडर किस पे 1 देगा? अगर आप देखें डिकोडिंग क्या होती है, चलें अभी देख लेते हैं। ये आया 1 1 1 1, यहां पे क्या आउटपुट आएगी? 0001। इधर क्या आएगी? सॉरी सर 1 1 आएगी। 1 1, क्योंकि D3 ने जब रिक्वेस्ट कर दी तो इनकी रिक्वेस्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपका इधर आएगा 1 1। और दूसरी और बात, अगर ये रिक्वेस्ट करे ये नहीं करे, कितनी पॉसिबल ऑप्शंस हैं? जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं 4 एक्सप्लोर करके देख लें। 0 0 0 0 1 0 1 1 1, इधर कुछ भी हो, इसने रिक्वेस्ट कर ली तो आपके एनकोडर ने 1 1 जनरेट करने, यही आज हमने किया। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ये एक का माइक ऑन है, बीच में से कोई नॉइज आ रही है वो बंद कर दे प्लीज। अच्छा, इसने जब 1 1 दिया तो ये डिकोडर है, ये डिकोडर, ये D3 है, D2 D1 D0। डिकोडर का काम क्या होता है? 1 1 पे किसको ऑन करना है? डिकोडिंग एक लाइन पे देना है ना उसने 1। जी तो सर 1 1 पे कौन कहां पे 1 आएगा? D2 पे सर, D3 पे सर, D3 पे 1 आएगा और बाकी सब पे जीरोस। एक्नॉलेजमेंट किसको मिली? D3 को। परमिशन किसको मिलेगी? इसको। और ये एक्नॉलेजमेंट इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, इनको परमिशन नहीं मिलेगी। फॉलो कर रहे हैं पॉइंट को? जी सर कर रहे हैं। अच्छा, इस रिक्वेस्ट को चेंज करके देखते हैं। मैं D1 को लेता हूं, ये रिक्वेस्ट करता है, ये अगर ना करे और इधर कुछ भी है, ये रिक्वेस्ट करे या ना करे, एनकोडर क्या रिटर्न करेगा? D1 1 है जी। D1 1 में 0 1 टेबल 0 देख 1 लें। सर। 0 1, जी सर 0 1 आएगा। 0 1, तो ये 0 और ये 1। 0 1 पे कौन सी लाइन ऑन होगी? D1 D D1 ये ऑन, ये ऑफ। एक्नॉलेजमेंट किधर गई? इधर। D1 के पास। और जिधर एक्नॉलेजमेंट आई उसी को
परमिशन ग्रांट की, प्रिंटर ऑन। तो बताएं ये एनकोडिंग और डिकोडिंग एक जबरदस्त किस्म का प्रोसेस नहीं हो गया? जी सर। यस सर। तो ये मेरे माइंड में एक स्केच सा था, मैंने इसको बॉस के, ये बॉस मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर क्लर्क बना दिया और प्रिंटर बना दिया। वो असल में मेमोरी थी, ये कॉमन बस थी और ये सीपीयूज थे। तो ये जो रिक्वेस्ट करता था सीपीयू, अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट आती थी तो वो क्या करता था, ये एनकोडिंग डिकोडिंग प्रोसेस प्रायोरिटी देखते हुए किस सीपीयू की प्रायोरिटी है, ये कॉमन बस उस मेमोरी को दे देती थी। वही मेमोरी को जैसे एक ने यूज किया डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, तो वो एक ही कॉमन मेमोरी है, किसको एक्सेस देनी है, कौन उसको एक्सेस कर सकता है, वो सिनेरियो था। मैंने इसको इस तरह से उसको मैप कर दिया। आई थिंक आज का लेक्चर आपने सीखा होगा, अगर सीखा है तो एंजॉय किया होगा, राइट?